गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो है कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी CET फॉर RHS BSc नर्सिंग 5th सेमेस्टर के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम कुछ जर्नल प्रिंसिपल बेसिस चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पर्टिकुलरली किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, रोल्स हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो CET या नर्सिंग एजुकेशन के अंदर हम वहाँ यूज कर सकते हैं ताकि हमें पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए रिलेटेड टू किसके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड प्रिंसिपल्स वगैरह में और मैनेजमेंट वगैरह में। ठीक है, अब मैं पहली बात करता हूँ हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करी जाए तो टू गेन नॉलेज and to develop the understanding, to acquire the skills and to apply the theory in practice, and to develop the critical thinking and to improve the communication and to build professional attitude and to promote the problem solving and to enhance the competency and to ensure the safe patient care। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर जिन्हें हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कॉमनतः यूज़ कर सकते हैं। अब बात की जाए हमारे इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो आप सबसे पहला पॉइंट अगर देख पा रहे हो तो गेन नॉलेज के बारे में है, एक्वायर स्किल्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, थ्योरी इन प्रैक्टिस के बारे में भी बताया गया है, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग के बारे में इसमें बताया गया है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तो ऑल्सो इसमें मेंशन है ही, इम्प्रूव कम्युनिकेशन के बारे में है, एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं। और इसके अंदर प्रमोट किया गया है किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, एंड एनहांस किया गया है कंसिस्टेंसी को, एंड एंश्योर द सेफ पेशेंट केयर। और इसके अंदर पेशेंट की जो केयर है उसके बारे में भी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे CET का पेपर है तो उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसे आती है कि सेम का ऑब्जेक्टिव्स, तो हम इनके अंदर इन पॉइंटों को इम्प्रूव है उस चीज़ के अंदर लिख सकते हैं क्या? हाँ, आप इन चीज़ों को आराम से उसमें लिख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि मोस्टली जो किसी भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसकी प्लानिंग, उसके क्या क्या गोल्स हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए क्या क्या गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आता है। अब मैं बात करूं तो अब मैं बात करता हूं कॉमन एम्स की, कि इसके अंदर की कॉमन एम्स क्या क्या होते हैं। एम्स के ऊपर अगर मैं बात की जाए तो टू इम्प्रूव द लर्निंग, टू डेवलप द नॉलेज एंड टू डेवलप द स्किल एंड टू चेंज द एटीट्यूड्स and to promote the critical thinking, to prepare the competent nurses and to improve the patient care and to promote the lifelong learning and to integrate the theory and practice to enhance the professional growth। इन चीज़ों के बारे में ये आते हैं कॉमन एम्स के बारे में, कि जो भी किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसके कॉमन एम्स क्या होते हैं CET के अंदर। क्योंकि CET के अंदर एम्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप में, क्योंकि एम से ही बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। अगर बात की जाए फ्रेंड्स कि सबसे पहला एम देखें तो इम्प्रूव करता है किसको, लर्निंग प्रोसेस को, डेवलप करता है नॉलेज को, टू डेवलप द स्किल एंड टू चेंज द एटीट्यूड, प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड प्रिपेयर करता है कम्पिटेंट नर्सेस को, एंड इम्प्रूव करता है पेशेंट केयर को, और प्रमोट करेगा किसको, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, इंटीग्रेट एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस को, एंड एनहांस कर देगा किसको, प्रोफेशनल ग्रोथ को। प्रोफेशनल ग्रोथ को एनहांस करेगा। एम्स का मतलब हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का या पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ें बताई गई हैं, या पर्टिकुलर कोई भी किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज़ बताई गई, तो उसके एम्स क्या क्या हैं, उनकी चीज़ों के अंदर हमें क्या हमारे पर्सपेक्टिव रहेंगे जो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कर सकेंगे। क्योंकि
ये कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि एम्स को डिसाइड करते हैं कि एम्स के बारे में इन इन चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हम मोस्ट ऑफ जैसे लर्निंग प्रोसेस हुआ, हमारी नॉलेज हुआ, डेवलप स्किल्स हुई, चेंज एटीट्यूड्स हुए, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रिपेयर कंपिटेंट है, नर्स है, इम्प्रूव पेशेंट केयर है, प्रमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। प्रमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर इसमें पेशेंट केयर भी आता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी आती है। थ्योरी प्रैक्टिस के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। और एनहांस द प्रोफेशनल ग्रोथ, और प्रोफेशनलिज्म के अंदर भी क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। अब मैं बात की जाए तो हम बात करते हैं हमारे कॉमन प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि मैंने हर एक पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से समझाकर फिर बताया है, और मैं ये बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के अंदर हम चीज़ें कैसे लिख सकते हैं उस बारे में भी, और क्वेश्चन की माइंड स्किल क्या क्या होंगी उसके बारे में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। अब हम बात करते हैं सर लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल की। लर्नर सेंटर प्रिंसिपल है, इसके अंदर कॉमन प्रिंसिपल में एक्टिविटी प्रिंसिपल है। किसी भी चीज़ की एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी उसके अंदर दर्शाई गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रिंसिपल की, कि पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं किसको, प्रिंसिपल को लेकर, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल आएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल आएगा, कि जो सिंपल किसी भी चीज़ का सिंपल मेथड है उससे कॉम्प्लेक्स मेथड तक ले जाने की जो प्रिंसिपल्स हम यूज़ करेंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। फीडबैक प्रिंसिपल होगा, किसी भी चीज़ को करने पर उसका जो आउटकम आएगा उस आउटकम का जो हमें फीडबैक देना है उसको हम प्रिंसिपल के रूप में इसमें एक्सेप्ट करेंगे। अब कोरिलेशन प्रिंसिपल आएगा एंड रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है उसको हम उत्साहित कर रहे हैं, रेनफोर्स मतलब उसको उत्साहवर्धन करना, तो इसमें रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल भी आएगा। इवोल्यूशन प्रिंसिपल भी आया, इवोल्यूशन मतलब चीज़ों को, नई चीज़ों को क्रिएट करने की पावर ऑफ कोऑर्डिनेंस होता है, उसको हम इवोल्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं। एक्टिविटी प्रिंसिपल, मोटिवेशनल प्रिंसिपल, किसी भी चीज़ का मोटिवेशन के थ्रू उस चीज़ को बढ़ाना, उसके अंदर मोटिवेशनल प्रिंसिपल के रूप में आएगा। सेल्फ लर्नर सेंटर्ड है, किसी पर्टिकुलर बंदे के अंदर लर्निंग सेंटर्ड प्रिंसिपल्स है, वो भी इसके अंदर यूज़ होगा। अब आपने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा रियलिटी रखती हैं इन्हीं चीज़ों को लेके, क्योंकि प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव और एम्स, ये 4 चीज़ें, और स्कोप, ये 5 चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। कि इस मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ हुई कि कॉमन स्कोप ऑफ द किसी भी चीज़ के मतलब लर्निंग मीडिया है या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम उसके बारे में बता सकते हैं। सॉरी, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, जिसकी बात करते हैं हम कॉमन अप्रोचेज़, कि कॉमन अप्रोचेज़ के ऊपर क्या क्या चीज़ें आएंगी। कॉमन अप्रोचेज़ की अगर मैं बात करूं तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी, कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी होती है, एंड कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच भी होती है। ठीक है, कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, एविडेंस बेस्ड भी अप्रोच होती है, स्किल बेस्ड अप्रोच होती है। ठीक है, कोलैबोरेट ग्रुप अप्रोच होती है। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच होती है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच भी इसके अंदर शामिल की जाती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच तो आती है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में, कि अप्रोच क्या होती है। किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी चीज़ है, जैसे मरीज़ पेशेंट उसमें आया, हॉस्पिटल में आया, तो पेशेंट अगर हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आने पर, अब मैं किसको समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, कि उसके अंदर ओपीडी की स्लिप में डॉक्टर लिखता है चीज़ों को, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने तक जो अप्रोचेज़ होती हैं, किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए जो अप्रोच की जाती है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, कि टीचर खुद के सेंटर्ड पे आकर ही चीज़ों को करे, वो टीचर सेंटर्ड। इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस अप्रोच है,
क्लिनिकल प्रैक्टिस अप्रोचेज होंगी और मैं बात करता हूँ हमारे कॉमन स्कोप्स के बारे में कि स्कोप्स इन टीचिंग के अंदर स्कोप होंगे, स्कोप इन लर्निंग है, स्कोप इन क्लिनिकल प्रैक्टिस है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर स्कोप्स होते हैं, सीधी सी बात है। कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ही ये हो गया है कि हम आसपास के एनवायरनमेंट में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि लर्निंग अप्रोच तो लर्निंग स्कोप्स तो होंगे ही होंगे, साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस स्कोप्स भी होंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिस भी होगी। स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि बाहर ही नहीं निकलती है वो चीज़ों को लेकर। स्कोप इन रिसर्च हो गया, स्कोप इन इवोल्यूशन हो गया, स्कोप इन कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर स्कोप हो गए, स्कोप इन टेक्नोलॉजी यूजेज हो गया, स्कोप इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर स्कोप हो गया, एंड स्कोप इन पेशेंट केयर के ऊपर स्कोप हो सकते हैं। क्योंकि स्कोप हर जगह वैलिड करते हैं, इसलिए स्कोप हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्कोप्स की होती है कि स्कोप किस किस चीज़ों के अंदर कैसे कैसे आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन रोल्स की कि कॉमन रोल्स क्या क्या हैं इसके अंदर। कॉमन रोल्स के ऊपर अगर मैं बात की जाए तो कॉमन रोल्स के ऊपर बात करें तो रोल्स एज ए टीचर कि नर्सिंग स्टाफ है किसके रूप में रोल निभाता है, एज ए टीचर के रूप में निभाता है, फैसिलेटर के रूप में निभाता है, किसी भी चीज़ की फैसिलिटी को फुल करना। अब हम बात करते हैं हमारे रोल एज ए मैनेजर के रूप में कि मैनेजर के रूप में रोल निभाता है नर्सिंग स्टाफ। रोल एज ए प्लानर के रूप में किसी भी चीज़ को प्लानिंग करने में, उसकी डिजीज़ कंडीशन से लेके उसके ट्रीटमेंट प्लानिंग तक का एज ए रोल नर्सिंग स्टाफ निभाता है। रोल एज ए रिसर्चर के रूप में रोल अदा करता है कि एक लाजमी है, जनरल वे है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हमारे इसकी रोल एज ए प्रोफेशनल के ऊपर भी रोल का बड़ा महत्व होता है कि प्रोफेशनल के ऊपर रोल अपने आप में एक बड़ी चीज़ होता है। रोल एज ए टीचर का तो रोल निभाएगा ही निभाएगा, फैसिलेटर का रोल निभाएगा आसपास की फैसिलिटीज़ को फैसिलिटेट करने में। रोल एज ए कम्युनिकेटर, दो पेशेंट से लेके उसके अटेंडर तक, अटेंडर से लेके खुद तक जो एक कम्युनिकेशन बिठाता है उसको बोलते हैं रोल एज ए कम्युनिकेटर। बात वो है। और दूसरी अगर हमें चीज़ें दिखाई जाएँ जैसे इवेलुएटर है, चीज़ों को इवेलुएट करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को इवेलुएट किए बिना उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्वर भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है रोल एज ए मैनेजर के रोल के रूप में भी हम इसको चुन सकते हैं। रोल एज ए लीडर के रूप में किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे कम्युनिटी या पर्टिकुलर सोसाइटी है उसके अंदर और या हॉस्पिटल के अंदर लीडर का रोल निभाएगा ताकि वो आसपास हॉस्पिटल या कॉलेज या कम्युनिटी के अंदर भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को पर्टिकुलरली रूप से बिस्मिल्लाह कर सके, ठीक है। वही तो। अब हम बात करते हैं काउंसलर के रूप में भी नर्सिंग स्टाफ एज ए कॉमन रोल्स के ऊपर निभाएगा ही निभाएगा, सीधी सी बात है, ये हाल है। अब हम बात करते हैं इसमें रिसर्चर के बारे में। रिसर्च के बारे में मतलब क्या है कि किसी भी डिजीज़ है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके अंदर कोई डिजीज़ हो रखी है, उस डिजीज़ के बारे में हम पता लगाएंगे। नर्सिंग स्टाफ एज ए रिसर्चर के रूप में इसलिए काम करता है क्योंकि वे उस डिजीज़ के साइन सिम्टम्स से लेकर उस डिजीज़ के साइड इफ़ेक्ट और उस डिजीज़ के जो ड्रग्स उसमें दी गई है उसके साइड इफ़ेक्ट से लेकर हर चीज़ की एक रिसर्च होती है जिसको नर्सिंग स्टाफ बखूबी तरीके से पूरी करता है, इसीलिए उसको रोल ऑफ रिसर्चर के रूप में नाम दिया गया है। मेन समस्या इसमें प्रोफेशनल और पर्टिकुलर इन चीज़ों के बारे में ही है क्योंकि इन चीज़ों को ही हमें मोस्टली याद रखना है क्योंकि कॉमन रोल्स, स्कोप, अप्रोचेज, ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स, ये 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर बार क्वेश्चन के अंदर ये बनती हैं क्योंकि इनके बिना कोई क्वेश्चन सर्टिफाई नहीं होता है क्योंकि क्लासीफाई भी नहीं होगा। हर चीज़ का एक प्लानिंग मेथड है, प्लानिंग मेथड के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को करते हो
तो वो क्वेश्चन ईज़िली आपको आपके पेपर के अंदर हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर मैंने चीज़ें बताई हैं इनको ज़रूर आप याद रखिएगा, और इनके हिसाब से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।